हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ यान और जूनर उस बंद स्पेस के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे, जहां से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। तब जाओ यान ने समझ लिया कि अगर यहां से जिंदा निकलना है तो उसे यहीं बैठकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना होगा। उसने साफ कहा कि अगर वो इस फ्लेम को लेकर बाहर गया तो काउंटलेस लालची एक्सपर्ट्स उसके पीछे पड़ जाएंगे, और अगर वो इसे लेकर गू क्लैन जाता है तो बिना वजह पूरे क्लैन को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इसलिए उसने फैसला किया कि सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि इसी सील्ड जगह पर इस फ्लेम को अपने काबू में किया जाए। दूसरी तरफ बाहर मौजूद लोग भी बेहद परेशान थे। जिया ने सबको बताया कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया है, इसलिए वो उसकी लोकेशन तक महसूस नहीं कर पा रही। लेकिन उसके ड्रैगन सील से इतना तय था कि जाओ यान अभी जिंदा है। इसके बाद सीन वापस अंदर आता है, जहां जाओ यान ने फ्लेम को सप्रेस करना शुरू किया। फिर उसने बिना डरे सीधे उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपने हाथों से पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी शर्ट जलकर राख हो गई, बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगे। लेकिन इतने दर्द के बाद भी जाओ यान पीछे नहीं हटा और उसने उसी फ्लेम को निगल लिया। इसके बाद उसने अपनी फ्लेम मंत्रा टेक्निक चलाकर उसे रिफाइन करना शुरू किया, मगर ये फ्लेम उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। जाओ यान धीरे धीरे वो बेहोश होने लगा। ये देखकर जुनर से रहा नहीं गया। वो तुरंत उसके पास पहुंची, उसका हाथ पकड़ा और अपनी गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट कर दी। उसने साफ कहा कि इस बार वो जाओ यान को अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि उसके साथ मिलकर इस फ्लेम को रिफाइन करेगी। फिर दोनों ने एक साथ अपनी ताकत जोड़ दी, एक तरफ लाल एनर्जी, दूसरी तरफ सुनहरी एनर्जी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड 195 की शुरुआत होती है एंशिएंट शी क्लैन की लोकेशन से। वहां का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मास्टर याओ वांगी वहां पहुंचते ही शॉक में खड़े रह जाते हैं। उनके साथ यान क्लैन के एल्डर हुओ याओ और ले क्लैन के एल्डर भी मौजूद थे। तीनों अपने सामने फैली वीरानी को देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। याओ वांगी कांपती आवाज में कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो शी क्लैन था, लेकिन सच यही था, पूरा शी क्लैन अपनी जगह से गायब हो चुका था। ना कोई बिल्डिंग बची थी, ना कोई सर्वाइवर, ना कोई निशान, जैसे कभी वहां कोई क्लैन था ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले लिंग क्लैन गायब हुआ था। अब 10 साल के अंदर दो एंशिएंट क्लैन्स दुनिया से मिट चुके थे। पहली बार लोग इसे कोइंसिडेंस मान सकते थे, लेकिन दूसरी बार साफ था, कोई जानबूझकर एंशिएंट क्लैन्स को निशाना बना रहा है। ये सुनकर ले क्लैन का एल्डर तुरंत कहता है कि उसे वापस जाकर अपने लीडर को खबर देनी होगी। तभी याओ वांगी गंभीर होकर कहता है कि अब हालात ऐसे हैं जहां एक अकेला क्लैन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए याओ क्लैन, यान क्लैन और ले क्लैन को मिलकर अलायंस बनानी होगी, क्योंकि अब वही एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। इतना कहकर वो 3 स्क्रोल निकालता है, एक यान क्लैन के लिए, एक ले क्लैन के लिए और एक याओ क्लैन के लिए। ये अलायंस इन्विटेशन था। बाकी दोनों एल्डर्स भी तुरंत मान जाते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गू क्लैन की तरफ, जहां एल्डर्स इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर शी क्लैन के साथ हुआ क्या। उन्हें बस इतना पता चला था कि शी क्लैन के गायब होने से पहले वहां का पूरा स्पेस सील कर दिया गया था, ताकि कोई अंदर ना जा सके, कोई बाहर ना निकल सके, और उसके बाद पूरा क्लैन हवा में गायब हो गया। पहले लिंग क्लैन, अब शी क्लैन। आखिर अगला नंबर किसका होगा? तभी गू क्लैन लीडर गु युआन पूछता है कि क्या कल्प्रिट कोई भी क्लू छोड़कर नहीं गया, और तभी अचानक चिंग यांग हॉल में आता है और बताता है, याओ क्लैन, यान क्लैन और ले क्लैन ने मिलकर क्लैन अलायंस बना लिया है और हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सारे एल्डर्स हैरान रह जाते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुरंत पूछते हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए इन्विटेशन नहीं भेजा? किंग यांग साफ मना कर देता है। अब गु युआन सब समझ चुका था। उन तीनों क्लैन्स ने ना हून क्लैन को बुलाया, ना गु क्लैन को, यानी उनके हिसाब से कल्प्रिट इन दोनों में से कोई एक है। एक एल्डर गुस्से में कहता है, उन्होंने हमें हून क्लैन जैसा कैसे समझ लिया? हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। दूसरा एल्डर भी भड़क उठता है, हमारी लिंग क्लैन या शी क्लैन से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर हम पर शक क्यों? लेकिन गु युआन अब भी शांत था। वो चिंग यांग से पूछता है कि क्या हून क्लैन की कोई मूवमेंट दिखी? किंग यांग जवाब देता है कि उसने पहले ही स्पाइस हून क्लैन पर लगा दिए थे, लेकिन अब तक हून क्लैन ने कोई सस्पिशियस कदम नहीं उठाया। ये सुनकर गु युआन खड़ा होता है और कहता है, अब बिना सबूत एक दूसरे पर शक करने से सिर्फ तबाही होगी। फिलहाल गु क्लैन सिर्फ एक काम करेगा, अपने डिफेंस को पहले से भी ज्यादा मजबूत करेगा। यही मेरा ऑर्डर है। सारे एल्डर्स सिर झुकाकर हामी भरते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन पीछे खड़ा गु युआन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था और उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, हून क्लैन। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल पर आ जाता है, जहां माहौल पहले से ही बेहद भारी था। हम देखते हैं कि हून मिशेंग अपने कुछ अधीन लोगों पर भड़क चुका था। वो गुस्से में गरजते हुए कह रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी इम्प्योर सोल्स इकट्ठा करने की? क्या तुम लोग सिर्फ नंबर्स पूरे कर रहे हो? उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरा हॉल कांप उठा। अगले ही पल वो अपनी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश कर देता है, जिससे वहां खड़े सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर वो हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खोलते हुए चिल्लाता है, दफा हो जाओ यहां से। उसके आदमी तुरंत सिर झुकाकर कहते हैं, यस मास्टर, और बिना एक पल रुके वहां से भाग जाते हैं। असल में हून मिशेंग अपनी हाल की हार से अंदर ही अंदर जल रहा था और अपना सारा गुस्सा इन कमजोर लोगों पर निकाल रहा था। लेकिन तभी अचानक हॉल में एक और भारी प्रेजेंस महसूस होती है। वहां हून क्लैन का एक बड़ा एल्डर पहुंच चुका था
हुन कियानमू जो कि 6 स्टार डो शेंग लेवल का कल्टिवेटर था। उसे देखते ही हुन मी शेंग पूछता है, हुन कियानमू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर हुन कियानमू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, लगता है पैलेस चीफ को काफी गुस्सा आया हुआ है। कहीं ये गुस्सा इस वजह से तो नहीं कि तुम्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा? ये सुनते ही हुन मी शेंग का चेहरा और सख्त हो जाता है। वो बात बदलने की कोशिश करते हुए कहता है, आप जैसे बड़े एल्डर खुद यहाँ आए बता देते तो मैं पर्सनली आपका स्वागत करता। मैं सही तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन हुन कियानमू समझ चुका था कि वो बात घुमा रहा है, इसलिए वो सीधा कहता है, तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करने में फेल हो गए। एक के बाद एक हार मिल रही है। तुम्हारी आंखों के सामने स्काई मैंशन अलायंस ताकतवर होता जा रहा है और तुम्हारी वजह से हुन क्लैन का ग्रैंड प्लान डिले हो रहा है। हॉल ऑफ सोल की हालत देखकर लगता है इसमें जंग लग चुका है। यह सुनकर हुन मी शेंग भी भड़क उठता है। वो कहता है, क्या मैंने क्लैन की एक्सपेक्टेशंस फेल कर दी हैं? तुम यहाँ आते ही शिकायत पर शिकायत किए जा रहे हो। हाँ, मैं कुछ समय सिक्लूजन में कल्टिवेशन कर रहा था और कुछ फेलियर्स भी हुए, लेकिन हर गलती मुझ पर नहीं थोपी जा सकती। इस पर हुन कियानमू शांत होकर कहता है, ठीक है, मैं यहाँ इल्जाम देने नहीं आया, मैं खबर देने आया हूँ। जिस डेजर्ट में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का सील्ड स्पेस था, वहां हमें एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई है। ये सुनते ही हुन मी शेंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो तुरंत कहता है, मतलब क्या जाओ यान अब भी जिंदा है? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तब हुन कियानमू गंभीर होकर कहता है, अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई उस सील्ड स्पेस के अंदर सर्वाइव करके बाहर आ गया तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा। इस बात को पूरा करते हुए हुन मी शेंग खुद कहता है, मतलब उस आदमी ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हासिल कर लिया। हुन कियानमू सिर हिलाकर कहता है, हाँ, और अगर कोई इतना ताकतवर एक्सपर्ट उस फ्लेम के साथ हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो आगे बढ़कर कहता है, इसीलिए क्लैन ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। इतना कहकर वो अपने माथे के भीतर से एक ईविल फ्लेम जैसी एनर्जी बाहर निकालता है। उसे देखते ही हुन मी शेंग भी चौंक जाता है, ये तो, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। तभी हुन कियानमू ठंडी आवाज में कहता है, इससे पहले कि जाओ यान वापस आए, स्काई मैंशन अलायंस को जड़ से खत्म कर दो। और अगले ही पल वो उस ईविल फ्लेम एनर्जी को सीधे हुन मी शेंग की बॉडी के अंदर डाल देता है। तुरंत हुन मी शेंग की बॉडी से भयानक ऑरा निकलने लगती है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, फिक्र मत करो, अब स्काई मैंशन अलायंस नहीं बचेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन पर आ जाता है, जहां हम मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग जियन को साथ खड़े देखते हैं। माहौल गंभीर था क्योंकि पिछले 1 साल से स्काई मैंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बीच लगातार जंग चल रही थी। मास्टर फेंग जियन रिपोर्ट देते हुए कह रहा था, पिछले 1 साल की लड़ाई की वजह से हमारे सोल्जर्स की कॉम्बैट पावर काफी तेजी से बढ़ी है। अब हमारे लोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। याओ लाओ उसकी बातें ध्यान से सुन ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे की तरफ एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट महसूस होती है। दोनों तुरंत मुड़कर देखते हैं कि एक केव के अंदर से निकली टेरिफाइंग ऑरा सीधा आसमान तक जा रही थी। लेकिन ये किसी दुश्मन की एनर्जी नहीं थी, ये एनर्जी थी लिटिल फेरी डॉक्टर की। इसका साफ मतलब था कि पॉइजन गर्ल ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। हम देखते हैं कि वो अब ऑफिशियली डू शेंग लेवल में एंटर कर चुकी थी। उसके पीछे डू शेंग रिंग चमक रही थी और उसकी पूरी प्रेजेंस बेहद पावरफुल लग रही थी। ये देखकर मास्टर फेंग जियन खुश होकर कहता है, अब हमारे अलायंस के पास एक और डू शेंग एक्सपर्ट आ गया। इस पर याओ लाओ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, हाँ, इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस करके साफ समझ आ रहा है कि डीमन सेंट ब्लड एसेंस की मदद से उसने अपना लेवल ब्रेक कर लिया है। दोनों आगे बढ़ते हुए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी याओ लाओ अचानक रुककर पूछते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सील स्पेस से कोई हलचल महसूस हुई? इस पर फेंग जियान नाम सिर हिलाता है, लेकिन साथ ही कहता है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन पहले जिया के मैसेंजर से मेरी बात हुई थी। उसने बताया कि ड्रैगन सील अभी भी स्टेबल है। उसका कहना था कि हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर याओ लाओ भले बाहर से शांत थे, लेकिन अंदर से बेहद परेशान थे। फिर भी वो कहते हैं, अगर ड्रैगन सील टूटा नहीं तो इसका मतलब जाओ यान अभी भी जिंदा है और ठीक होगा। लेकिन तभी अचानक हवा का रुख बदल जाता है। पूरे पवेलियन के ऊपर अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। याओ लाओ ऊपर देखते हैं और अगले ही पल आसमान पर काली ईविल एनर्जी फैलने लगती है। देखते ही देखते पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसपास अंधेरा छा जाता है। ये देखकर सारे एल्डर्स तुरंत बाहर आ जाते हैं। सब शॉक में आसमान की तरफ देख रहे थे। कोई कहता है, ये हॉल ऑफ सोल का काम लग रहा है। उसी समय याओ लाओ, फेंग जियान, एल्डर लिन और बाकी मास्टर्स भी बाहर पहुंच जाते हैं। तभी आसमान में ब्लैक एनर्जी से बड़े बड़े अक्षर बनते हैं। ये सीधा हॉल ऑफ सोल की तरफ से वॉर डिक्लेरेशन था। उस संदेश में लिखा था, 3 दिन बाद हॉल ऑफ सोल और स्काई मैंशन अलायंस के बीच फॉलन माउंटेन पीक पर अंतिम युद्ध होगा, जो किसी एक की मौत के साथ खत्म होगा। यानी ये सीधी लाइफ एंड डेथ बैटल थी। ये पढ़कर मास्टर फेंग जियान हैरान होकर कहता है, हॉल ऑफ सोल ने अचानक इतनी जल्दी फाइनल वॉर अनाउंस क्यों कर दी? इस पर याओ लाओ गंभीर होकर जवाब देते हैं, हॉल ऑफ सोल हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने सच में बहुत जल्दबाजी दिखाई है। तभी एल्डर लिन बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हुन क्लैन का सपोर्ट मिल गया हो? यह सुनकर वहीं मौजूद मास्टर हुओ यान, जो अब 2 स्टार डू शेंग लेवल तक पहुंच चुका था, आगे बढ़कर कहता है, हाँ,
ये बात अजीब है, अभी तक जंग का कोई टर्निंग पॉइंट भी नहीं आया, कोई नहीं जानता कौन जीतेगा, फिर भी वो लोग इतनी जल्दी फाइनल वॉर चाहते हैं। फिर फेरी किंग अपनी राय देते हुए कहती है, यह भी हो सकता है कि वो हमें ट्रैप करना चाहते हों। जब हम अपनी पूरी सेना लेकर फॉलन पीक जाएं, तब वो पीछे से स्काई मैंशन अलायंस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दें। सबकी बातें सुनकर याओ लाओ शांत लेकिन सख्त आवाज में कहते हैं, जो भी हो, इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। फिर वो फेंग जियान की तरफ मुड़कर ऑर्डर देते हैं, अगले 2 दिन में हमारे सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करो, जासूसों को हर दिशा में भेजो और पता लगवाओ कि हॉल ऑफ सोल क्या चाल चल रहा है। साथ ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वाले डेजर्ट पर भी नजर रखो। फिर उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है और वो कहते हैं, जब तक जाओ यान वापस नहीं आता तब तक स्काई मैंशन अलायंस को हर हाल में टिके रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डेमोनिक फ्लेम स्पेस पर आ जाता है, जहां माहौल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बीचों बीच एक बड़ा एनर्जी कोकून बना हुआ था, जिसके अंदर जाओ यान और जुनीर मौजूद थे। दोनों के बीच वहां क्या क्या हुआ वो हमें दोंगुहा में तो नहीं दिखाया, लेकिन इसके कुछ सीन्स मनहुआ में जरूर दिखाए जाते हैं। आगे आप खुद ही समझदार हो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हम देखते हैं कि वो कोकून धीरे धीरे क्रैक होने लगता है, उसके अंदर से निकली टेरिफाइंग एनर्जी सीधा आसमान से टकराने लगती है। देखते ही देखते प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का पुराना लोटस प्लेटफॉर्म भी गायब होने लगता है और अगले ही पल जाओ यान और जुनीर उसके अंदर से बाहर आते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि दोनों परफेक्टली फाइन थे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। जुनीर अब 4 स्टार डूशेंग लेवल पर पहुंच चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जाओ यान सीधे 5 स्टार डूशेंग लेवल में एंटर कर चुका था। इसका मतलब साफ था, उसने आखिरकार प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया था। ये देखकर जाओ यान बेहद खुश हो जाता है और जुनीर से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं बैकलैश की वजह से वहीं मर जाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस फ्लेम को रिफाइन कर पाया। इस पर जुनीर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं यहाँ रुकी ही इसलिए थी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं, और वैसे भी इससे मेरी कल्टीवेशन को भी काफी फायदा हुआ है। ये सुनकर जाओ यान को राहत मिलती है, क्योंकि इस बार जुनीर नाराज नहीं थी। पिछली बार क्वीन मेडुसा वाला मामला अलग था, लेकिन इस बार सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ था। अब जाओ यान सोचता है कि उसने जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम रिफाइन कर ही ली है, तो इसे अपनी बाकी हेवनली फ्लेम्स के साथ मर्ज करके अपनी ओवरऑल फ्लेम पावर और बढ़ा दे। लेकिन जैसे ही वो हैंड साइंस बनाकर फ्लेम समन करने की कोशिश करता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो शॉक में था, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसकी बॉडी में थी ही नहीं। जुनीर तुरंत पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है? इस पर जाओ यान हैरानी से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी सारी हेवनली फ्लेम्स बॉडी से गायब हो गई हैं, मैं उनमें से किसी को भी सेंस नहीं कर पा रहा। वो दोबारा टेक्निक एक्टिवेट करता है, 5 फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, फिर एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता, एक छोटी सी स्पार्क तक नहीं। अब जाओ यान सच में घबरा जाता है। तभी अचानक उसकी बॉडी के अंदर से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर करने लगती है। जलती हुई फ्लेम एनर्जी की वजह से उसे अनबेरेबल पेन होने लगता है। जुनीर तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जाओ यान हाथ उठाकर कहता है, प्लीज मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। और फिर अगले ही पल जाओ यान दर्द से चीख उठता है और उसकी बॉडी से एक साथ उसकी सारी हेवनली फ्लेम्स बाहर निकल आती हैं। कुल 6 हेवनली फ्लेम्स, ब्लू लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम और सबसे ऊपर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। ये सभी फ्लेम्स हवा में जाकर एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं। वजह साफ थी, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन सब की सुपीरियर फ्लेम थी। लेकिन जो अगला सीन था उसने सबको हिला दिया। वो 6 फ्लेम्स मिलकर अचानक एक बेबी का रूप ले लेती हैं। एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह हेवनली फ्लेम्स से बना हुआ। उसकी एनर्जी इतनी डेंजरस थी कि अंदाजा लगाना मुश्किल था। देखने में वो पुराने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के चाइल्डहुड वर्जन जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई पुरानी मेमोरीज नहीं थी, जैसे कोई बिल्कुल नया जन्मा बच्चा हो, एक न्यू बॉर्न एग्जिस्टेंस, लेकिन टेरिफाइंग पावर के साथ। जाओ यान और जुनीर दोनों उसे शॉक में देखकर खड़े थे। फिर वो छोटा फ्लेम बेबी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, सामने जाओ यान और जुनीर को देखता है और अचानक जाओ यान की तरफ उड़ते हुए उसके गले लगने की कोशिश करता है, जैसे वो उसे अपना फादर मान रहा हो। जाओ यान भी इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेता है और वो छोटा बच्चा बस एक ही आवाज निकालता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ थी, जाओ यान ने सिर्फ फ्लेम रिफाइन नहीं की थी, उसने एक नई लाइफ क्रिएट कर दी थी। साथ ही साथ जाओ यान ने एक और बेहद अजीब चीज महसूस की। उसे इस छोटे फ्लेम बेबी के साथ एक स्ट्रेंज कनेक्शन महसूस हो रहा था, जैसे ये बच्चा उससे सीधा जुड़ा हुआ हो, जैसे इसके थॉट्स, इसकी एनर्जी, इसकी एग्जिस्टेंस किसी तरह उसकी सोल से कनेक्टेड हो। यही वजह थी कि जाओ यान पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। वो बच्चे को हल्का सा पीछे करते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कौन? ये सुनते ही वो छोटा बच्चा मुंह फुलाकर बैठ जाता है, जैसे उसे बुरा लग गया हो कि सामने वाला इंसान इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है, जिसे अब तक समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूं। दूसरी तरफ जुनीर ध्यान से उस बच्चे की ऑरा फील कर रही थी। फिर वो गंभीर होकर कहती है,
इस बच्चे के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक न्यूबॉर्न फ्लेम स्पिरिट है जो तुम्हारी कई हेवनली फ्लेम्स के फ्यूजन से पैदा हुआ हो। ये सुनते ही वो बच्चा तुरंत खुश होकर सिर हिलाने लगता है, जैसे कह रहा हो, हाँ, आखिर किसी समझदार ने सही बात पकड़ी। इतना ही नहीं, वो जुनीर को बहुत प्यार से देख रहा था, क्योंकि शायद उसने महसूस कर लिया था कि उसके जन्म में जुनीर का भी हाथ है। फिर जुनीर आगे कहती है, सबसे शॉकिंग बात यह है कि मैं इसके अंदर अपनी गोल्डन एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम की ट्रेसेस भी महसूस कर सकती हूँ। यह सुनकर जाओ यान को सब समझ आ गया। वो कहता है, जब तुम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने में मेरी मदद कर रही थी, तब तुमने अपनी हेवनली फ्लेम भी प्रोसेस में इस्तेमाल की थी। शायद उसी दौरान उसका एसेंस भी मर्ज होकर इस बच्चे के अंदर आ गया। यानी ये सिर्फ जाओ यान की फ्लेम्स का फ्यूजन नहीं था, इसमें जुनीर की फ्लेम्स का फ्यूजन नहीं था, इसमें जुनीर की फ्लेम एनर्जी भी शामिल थी। इस तरह ये फ्लेम स्पिरिट दोनों की संयुक्त क्रिएशन बन चुका था। फिर जाओ यान बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो टच करता है, उसकी उंगली पर फ्लेम बर्न होने लगती है। इससे साफ था कि यह बच्चा किसी फ्लैश बॉडी से नहीं बना, ये पूरी तरह प्योर हेवनली फ्लेम एनर्जी का लिविंग फॉर्म था। जुनीर फिर बताती है, मैंने अपने फादर से सुना था कि बहुत कम हेवनली फ्लेम्स ऐसी होती हैं जो फिजिकल बॉडी अटेन कर पाती हैं। मुझे लगता है ये छोटा फ्लेम स्पिरिट तुम्हारी मर्ज्ड हेवनली फ्लेम से अभी अभी जन्मा है। ये सुनकर जाओ यान खुश होने के बजाय थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है, अगर मेरी सारी हेवनली फ्लेम्स मर्ज होकर इसी फॉर्म में आ गईं तो फिर ये अच्छा नहीं हुआ। अब मैं अपना एंग्री बुद्धा लोटस कैसे क्रिएट करूंगा, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस उसकी सबसे डेंजरस ट्रम्प कार्ड टेक्निक्स में से एक थी। अगर फ्लेम्स ही गायब हो गईं तो टेक्निक भी खत्म। इतना सुनते ही वो बच्चा फिर से मुस्कुराता है और कहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे वो बोल रहा हो, बस इतनी सी बात। अगले ही पल वो बच्चा अपना हाथ उठाता है, एनर्जी गैदर करता है और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपने हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम क्रिएट कर देता है। ये देखकर जाओ यान की आंखें फटी रह जाती हैं। वो शॉक में कहता है, ये तो एंग्री बुद्धा लोटस है और इस बच्चे ने सिर्फ 1 सेकंड में बना दिया। ये तो इस टेक्निक में मेरा भी बाप निकला। दूसरी तरफ जुनीर हंसते हुए कहती है, लगता है इस बच्चे ने तुम्हारी सारी सीक्रेट टेक्निक्स भी इनहेरिट कर ली हैं। और सच में वो बच्चा खुशी से सिर हिलाने लगता है। लेकिन अभी शॉक खत्म नहीं हुआ था। अचानक वो बच्चा फिर से पावर गैदर करना शुरू करता है। इस बार वो 5 to 6 सेकंड्स लेता है और अगले ही पल हवा में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर देता है। पूरा स्पेस उन टेरिफाइंग लोटस फ्लेम से भर गया था। हर लोटस खुद में सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन ला सकता था और यहाँ ऐसे 10 मौजूद थे। जाओ यान अब पूरी तरह स्टंट था। वो सोचता है, मुझे एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में इतना समय लगता है और इतने सारे बनाने में तो पता नहीं कितना वक्त लगे, लेकिन इस बच्चे ने कुछ सेकंड्स में 10 बना दिए। ये बच्चा है या मॉन्स्टर? फिर उसके दिमाग में एक और डेंजरस थॉट आता है, अगर इन 10 एंग्री बुद्धा लोटस को कंबाइन करके एक डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस बनाया जाए तो उसकी पावर अनइमेजिनेबल होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, इस फ्लेम बेबी का माइंड जाओ यान से कनेक्टेड था। जाओ यान जो सोचता बच्चा उसे समझ जाता। तो जैसे ही जाओ यान ने ये सोचा, उसी पल बच्चा उन 10 एंग्री बुद्धा लोटस को कंबाइन करना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड्स में वो सारे लोटस मर्ज होकर एक जायंट डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस में बदल जाते हैं। उसकी साइज, उसकी ऑरा, उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इतनी टेरिफाइंग थी कि स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगता है। फिर वो फ्लेम स्पिरिट उस जायंट लोटस को हवा की ऊंचाइयों तक ले जाता है और अगले ही पल बूम, इतना बड़ा धमाका होता है कि ब्लास्ट आसमान में हुआ होने के बावजूद शॉकवेव नीचे तक पहुंचती है। जाओ यान और जुनीर दोनों पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। दोनों शॉक में उस छोटे बच्चे को देख रहे थे, क्योंकि अब साफ था ये कोई नॉर्मल फ्लेम स्पिरिट नहीं बल्कि एक वॉकिंग कैटास्ट्रोफी था। ये सब करने के बाद वो छोटा फ्लेम स्पिरिट हवा में गोल गोल घूमते हुए फिर से जाओ यान के सामने आकर रुक जाता है। लेकिन इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो ऐसे खड़ा था जैसे अभी अभी कोई इम्पॉसिबल फीट करके आया हो, पूरी तरह फ्लेक्स मोड में, जैसे कह रहा हो, देखा, अब समझ आया मैं कौन हूं। जाओ यान भी उसे देखकर जेन्युइनली इंप्रेस हो चुका था। वो हंसते हुए कहता है, वाओ, तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। फिर वो प्यार से उसे उठाकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अब जाओ यान को एक बहुत बड़ी बात समझ आ चुकी थी, इस बच्चे को अलग से कमांड देने की जरूरत ही नहीं थी। जाओ यान बस किसी चीज के बारे में सोचता और ये फ्लेम स्पिरिट तुरंत उसी ऑर्डर को पूरा कर देता। यानी बैटल के दौरान अगर जाओ यान के माइंड में कोई स्ट्रैटेजी आएगी तो ये बच्चा उसी पल उसे एग्जीक्यूट कर देगा, बिना बोले, बिना डिले, बिना मिस्टेक्स। और यही चीज इसे टेरिफाइंग बनाती थी। अब जाओ यान अपनी हेवनली फ्लेम्स की एब्सोल्यूट पीक पावर यूज कर सकता था, वो भी बिना खुद सारी एनर्जी खर्च किए, क्योंकि उसकी तरफ से लड़ने वाला एक लिविंग फ्लेम वेपन उसके पास था। दूसरी तरफ वो बच्चा भी बहुत खुश था। वो जाओ यान के आसपास उड़ते हुए घूम रहा था, जैसे किसी बच्चे को अपने फादर से अप्रूवल मिल गया हो। ये देखकर जुनीर मुस्कुराते हुए कहती है, ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट है और फ्यूचर में ये इससे भी ज्यादा ग्रो करेगा। क्यों ना हम इसका एक प्यारा सा नाम रख दें। ये सुनते ही फ्लेम बेबी तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। वो बार बार सिर हिलाने लगता है। साफ था कि वो अपने नाम को लेकर बहुत उत्साहित था। फिर वो फिर से जाओ यान के सामने आकर कहता है, ईवा, ईवा। जाओ यान थोड़ा सोचकर कहता है, ये हर वक्त ईवा ईवा ही करता रहता है, क्यों ना हम इसे अब से लिटिल ई बुलाएं।
बस ये सुनते ही बच्चे का चेहरा उतर जाता है। वो मुंह लटकाकर दूसरी तरफ घूम जाता है, जैसे अंदर ही अंदर सोच रहा हो ये क्या लॉजिक हुआ। लेकिन अब नाम रख दिया गया था और जाओ यान ऑफिशियली उसे अडॉप्ट कर चुका था, इसलिए जाओ यान उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, चलो लिटिल ई, अब हमें यहां से निकलना है। ये सुनते ही लिटिल ई एक लंबी सांस लेकर थोड़ा अनॉयड फेस बनाकर सीधे वापस जाओ यान की बॉडी के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जुनीर ये सब देखकर हंस पड़ती है और कहती है, तुमने तो अब बच्चों को भी बुली करना शुरू कर दिया है। इस पर जाओ यान भी मुस्कुराने लगता है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, इस रिफाइनिंग प्रोसेस और कल्टीवेशन में काफी समय गुजर गया है, अब हमें वापस जाना चाहिए। हमारी फैमिली और हमारे दोस्त हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। ये सुनकर जुनीर भी सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, गू क्लैन में तो अभी तक हड़कंप मच चुका होगा और वापस जाकर मुझे अपने फादर को यह भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों रुकी थी। ये सुनकर जाओ यान हल्का मुस्कुराता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि असली मुश्किल अब बाहर शुरू होगी। फिर वो अपना हाथ उठाता है और सिर्फ एक इशारे से हवा में एक बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खोल देता है। ये देखकर साफ था कि अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, वो पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। फिर वो जुनीर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, चलो अब घर चलते हैं। और अगले ही पल जाओ यान और जुनीर दोनों उस पोर्टल के अंदर कदम रखते हैं और डिमोनिक फ्लेम स्पेस को पीछे छोड़ते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सील्ड स्पेस से, जहां हम देखते हैं कि जाओ यान और जुनीर आखिरकार वहां से बाहर निकल चुके थे। जाओ यान अपनी नई ताकत के साथ हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खोलता है और दोनों उसके अंदर से बाहर आते हुए तेजी से अपनी स्काई मैंशन अलायंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उड़ते हुए जाओ यान मुस्कुराकर जुनीर से कहता है, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो आधे दिन के अंदर अलायंस पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जुनीर भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि फिर हमें और भी तेज चलना चाहिए। इतने दिनों बाद दोनों एक साथ वापस लौट रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में हालात कितने बदल चुके हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है स्काई मैंशन अलायंस के एक माइनिंग क्षेत्र पर, जहां उनके सोल्जर्स डिमोनिक फ्लेम स्टोन्स निकालने में लगे हुए थे। ये खास स्टोन्स कल्टीवेशन और एनर्जी रिसोर्सेज के लिए बेहद जरूरी थे। वहां का कमांडर अपने आदमियों को जल्दी जल्दी काम करने का आदेश दे रहा था कि ये पूरा बैच तुरंत इनर अलायंस तक पहुंचाना होगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और बिजलियां गरजने लगी। माहौल इतना डरावना हो चुका था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी उन काले बादलों के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है, डिमोनिक फ्लेम स्टोन्स। इन्हें इतनी जल्दी कहां लेकर जा रहे हो? ये सुनते ही कमांडर और बाकी सोल्जर्स सतर्क हो जाते हैं। अगले ही पल काले धुएं के बीच से हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स बाहर आते हैं। उन्हें देखकर स्काई मैंशन अलायंस के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। हॉल ऑफ सोल का लीडर नीचे उतरते हुए एक स्टोन उठाता है और घमंड से कहता है कि ये इलाका हॉल ऑफ सोल की टेरिटरी है और स्काई मैंशन अलायंस वालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां माइनिंग करने की। फिर वो उसी स्टोन को अपने हाथों में तोड़ देता है और धमकी देता है, स्टोन्स भी यहीं रहेंगे और तुम सबके सिर भी। ये सुनकर कमांडर गुस्से में जवाब देता है कि बिना लड़े कोई नहीं मरेगा। उसी पल अलायंस के सोल्जर्स अपनी पावर्स अनलीश कर देते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हॉल ऑफ सोल इस बार पूरी तैयारी से आया था। उनके वॉरियर्स एक साथ अपनी टेरिफाइंग सोल चेन समन करते हैं और चारों तरफ से हमला कर देते हैं। स्काई मैंशन अलायंस के सोल्जर्स काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन्स बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। कमांडर के आदेश पर सभी डिफेंसिव बैरियर्स बनाते हैं, मगर अगले ही पल वे बैरियर्स कांच की तरह टूट जाते हैं। एक एक करके सोल्जर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। कमांडर समझ जाता है कि ये फाइट उनके बस की नहीं है, इसलिए तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं, मगर हॉल ऑफ सोल के लोग उन्हें भागने तक नहीं देते। वो पीछे से वार करके सबको बुरी तरह घायल कर देते हैं। अब हॉल ऑफ सोल का लीडर साइड घुमाते हुए कमांडर के सामने आता है और अपने आदमियों से कहता है, इन सब की गर्दन काट दो और इनके सिर तोहफे के तौर पर स्काई मैंशन अलायंस भेजो। कमांडर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो लगभग मौत के सामने खड़ा था, लेकिन जैसे ही लीडर साइड उठाकर उसका सिर काटने वाला होता है, तभी ऊपर आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुमने क्या कहा? इनके सिर काटकर स्काई मैंशन अलायंस भेजोगे? और अगले ही पल हॉल ऑफ सोल के उस लीडर की बॉडी अचानक आग में जलने लगती है। वो दर्द से चीखते हुए तड़पने लगता है और सबके चेहरे शौक से भर जाते हैं। कमांडर अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। जिस हॉल ऑफ सोल लीडर ने कुछ सेकंड पहले उसका सिर काटने की धमकी दी थी, वही अब जलकर खत्म हो चुका था। तभी ऊपर आसमान से एक ठंडी लेकिन डरावनी आवाज गूंजती है, हॉल ऑफ सोल के कुत्तों की इतनी हिम्मत हो गई कि इस हद तक बेखौफ घूम रहे हो? लगता है तुम लोग मेरा खौफ भूल चुके हो। और जब सबने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। आसमान में दो लोग हवा में फ्लोट कर रहे थे, जाओ यान और जुनीर। दोनों की प्रेजेंस इतनी भारी थी कि सिर्फ उन्हें देखकर ही हॉल ऑफ सोल के सोल्जर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके सामने खड़े रहना भी मौत को बुलाना है। इसलिए हॉल ऑफ सोल के सारे सोल्जर्स डर के मारे तुरंत रिट्रीट करने लगे। किसी ने फाइट करने की भी नहीं सोची, सब बस जान बचाकर भागना चाहते थे। लेकिन जाओ यान इतनी आसानी से उन्हें जाने देने वाला नहीं था। वो बिल्कुल काम तरीके से अपना हाथ उठाता है
और अगले ही पल उन सब की बॉडीज हवा में फ्रीज हो जाती हैं, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने सबको जकड़ लिया हो। फिर जाओ यान की आवाज गूंजती है, हॉल ऑफ सोल का समय खत्म हो चुका है, जितनी मोहलत मिलनी थी मिल चुकी। और अगले ही पल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उन सोल्जर्स की हड्डियां चटकने लगती हैं, कुछ की चीखें निकलती हैं, कुछ दर्द से तड़पने लगते हैं, उनकी बोन्स लिटरली क्रश होने लगती हैं। मरते मरते भी वो शौक में जाओ यान से पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? जाओ यान ठंडी नजर से उन्हें देखकर कहता है, ये जानने की तुम लोगों की औकात नहीं। तुम लोगों ने बहुत मासूम लोगों को मारा है और बस एक उंगली नीचे करता है। अगले ही पल सारे सोल्जर्स जमीन पर इतनी ताकत से पटके जाते हैं कि पूरा एरिया हिल जाता है। फिर उनकी बॉडीज एक एक करके एक्सप्लोड होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में हॉल ऑफ सोल का पूरा ग्रुप खत्म हो चुका था। ये सब देखकर कमांडर पूरी तरह शॉक में था। उसकी आंखों के सामने वो दुश्मन खत्म हो गए जिनसे लड़ने की उसकी कोई ताकत नहीं थी। वो बस जाओ यान को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये सीनियर आखिर है कौन? इतनी टेरिफाइंग पावर मैंने पहले कभी नहीं देखी। उधर जाओ यान और जुनीर नीचे उतरकर उनके सामने आते हैं। जाओ यान नॉर्मल टोन में पूछता है, तुम लोग ठीक हो? कमांडर तुरंत रिस्पेक्ट के साथ झुककर कहता है कि हम आपकी वजह से जिंदा हैं। फिर वो अपना परिचय देता है, हम जुआ स्क्वाड स्काई मैंशन अलायंस की 3rd आउटर अलायंस यूनिट हैं। हमारा मिशन डिमोनिक फ्लेमस्टोन्स माइन करके इनर अलायंस तक पहुंचाना था, लेकिन बीच में हॉल ऑफ सोल ने हमला कर दिया। फिर वहां मौजूद बाकी सोल्जर्स भी जाओ यान को सीनियर कहकर धन्यवाद देने लगते हैं। जाओ यान उनकी बातें सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहता है, तो तुम लोग आउटर अलायंस यूनिट हो। कुछ ही सालों में स्काई मैंशन अलायंस इतना बड़ा हो गया। फिर वो अपने पास से काफी सारी रिकवरी पिल्स निकालकर कमांडर को देता है और कहता है कि जितने घायल हैं सबको दे दो। कमांडर तुरंत पिल्स बांटने लगता है। कुछ देर बाद सोल्जर्स रिकवर होने लगते हैं। कमांडर अब जाओ यान को और गौर से देख रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, इतना ताकतवर आदमी लेकिन दिल से इतना नेक भी, आखिर ये है कौन? तभी जाओ यान नोटिस कर लेता है कि कमांडर उसे लगातार देख रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, क्या हुआ? और पिल्स चाहिए? कमांडर तुरंत मना करता है और कहता है कि नहीं, पिल्स काफी हैं। फिर सीरियस होकर बताता है कि हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि पास में ही हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है जिसका मास्टर 1 स्टार डू शेंग लेवल का कल्टीवेटर है। जैसे ही उसे प्रोटेक्टर के मरने की खबर मिलेगी वो बदला लेने यहां जरूर आएगा। यानी खतरा अभी टला नहीं था, असली मुसीबत शायद अब आने वाली थी। जब कमांडर ने बताया कि पास में हॉल ऑफ सोल का ब्रांच है और उसका मास्टर 1 स्टार डू शेंग लेवल का कल्टीवेटर है, तो ये सुनकर जहां बाकी लोग डर जाते, वहीं जाओ यान हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसके लिए ये कोई खतरा ही ना हो। वो बड़े आराम से कमांडर की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें उस ब्रांच की लोकेशन पता है? कमांडर हाँ भी ठीक से नहीं कर पाता कि जाओ यान उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अगले ही पल स्वूश, दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। पूरा स्क्वाड स्टन्ड रह जाता है। सोल्जर्स इधर उधर देखने लगते हैं, कमांडर कहाँ गया? अभी तो यही था। सबके चेहरों पे कंफ्यूजन था, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स बाद जाओ यान वापस उसी जगह प्रकट होता है और साथ में कमांडर भी। लेकिन इस बार कमांडर की हालत बदली हुई थी। उसका चेहरा शॉक से जम चुका था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी समझ से बाहर हो। सोल्जर्स तुरंत उसके पास भागते हैं और पूछते हैं, कमांडर आप कहां गए थे? वहां क्या हुआ? कमांडर कांपती आवाज में जवाब देता है, सीनियर ने सिर्फ एक अटैक में पलक झपकने से पहले पूरे हॉल ऑफ सोल ब्रांच को मिटा दिया। ये सुनते ही सारे सोल्जर्स सन्न रह जाते हैं। 1 स्टार डो शेंग वाला पूरा ब्रांच, और वो भी एक ही मूव में खत्म। अब सबकी नजर जियाओ यान पर थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सामने कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं, कोई लेजेंड खड़ा है। तभी उनमें से एक पूछता है, सीनियर क्या हम जान सकते हैं आप आखिर हैं कौन? जाओ यान सीधा अपना नाम नहीं बताता। वो शांत स्वर में कहता है, वापस जाओ, अपने रीजनल सुपरवाइजर से मिलो और कहना कि आज से तुम सब इनर अलायंस के अर्थ रैंक मेंबर्स हो। ये मेरा ऑर्डर है। फिर हल्की नजर उठाकर जोड़ता है, उन्हें बता देना जाओ यान ने भेजा है। जैसे ही नाम सुना पूरा स्क्वाड रुक गया। शाओ यान, कुछ सोल्जर्स आपस में बात करने लगे। फिर एकदम से एक सोल्जर की आंखें फैल गईं। क्या आप वाइस अलायंस चीफ जाओ यान हैं? अब तो पूरा स्क्वाड एक्साइटमेंट में जाओ यान के आसपास जमा हो गया। सबके चेहरे बदल चुके थे, डर की जगह रिस्पेक्ट आ चुका था। वाइस चीफ, ये सच में आप हैं? हमने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार दर्शन हुए। जाओ यान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। फिर वो सीरियस होकर कमांडर से पूछता है, मेरे जाने के बाद सेंट्रल प्लेन्स में क्या हुआ? प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस बंद होने के बाद की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कमांडर फिर एक एक बात बताना शुरू करता है। वो बताता है कि स्पेस बंद होने के बाद पूरा बैलेंस बिगड़ गया। पहले लिंक क्लैन गायब हुआ और अब शी क्लैन भी बिना कोई निशान छोड़े खत्म हो गया। एंशिएंट क्लैन्स पैनिक में है। फिर उसने बताया कि हॉल ऑफ सोल ने खुलकर स्काई मैंशन अलायंस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। सब सुनने के बाद कमांडर अपने यूनिट के साथ डेमोनिक फ्लेम स्टोन्स लेकर वापस चला जाता है। पीछे खड़ा जाओ यान गहरी सोच में डूब जाता है। शी क्लैन भी लिंक क्लैन की तरह गायब, बिना निशान, बिना एक्सप्लेनेशन।
आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों? उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। तभी जुनीर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, शी क्लैन के गायब होने से केओस फैल चुका है। ले क्लैन, यान क्लैन और याओ क्लैन ने अलायंस बना लिया है। गू क्लैन पर भी असर पड़ा होगा। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। जाओ यान उसकी तरफ देखता है, फिर नरम स्वर में कहता है, ठीक है, तुम गू क्लैन जाओ, हालात समझो, लेकिन रास्ते में सावधान रहना और अगर जरा सी भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जुनीर हल्का मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है, फिर कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखना। जाओ यान उसे दिलासा देता है, फिक्र मत करो, पहले मैं स्काई मैंशन अलायंस का मामला संभाल लूं, फिर खुद तुम्हें ढूंढने गू क्लैन आऊंगा। ये सुनकर जुनीर की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है। वो जाओ यान को आखिरी बार देखती है, फिर मुड़कर गू क्लैन की तरफ रवाना हो जाती है। अब जाओ यान अकेला खड़ा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, 2 साल गुजर चुके हैं, अलायंस जरूर मजबूत हुआ होगा, लेकिन उम्मीद है मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे। और सबसे ज्यादा चिंता उसे मास्टर याओ लाओ की थी। सीन शिफ्ट होकर सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन पर आता है, जहां इस वक्त स्काई मैंशन अलायंस के सारे बड़े एल्डर्स एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठे हुए थे। माहौल बेहद सीरियस था क्योंकि 3 दिन बाद फॉलन माउंटेन पीक पर हॉल ऑफ सोल के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली थी। सबकी नजर मास्टर फेंगजुन पर थी, जो सामने खड़े होकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे थे। वो बताते हैं कि इस आने वाली जंग के लिए हन क्लान ने हॉल ऑफ सोल को खुला सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बैटलफील्ड की तरफ भेज दिए हैं। फेंगजुन आगे कहते हैं, बाकी लोगों को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन एक आदमी है जिसके लिए हमें सच में तैयार रहना होगा। उसका नाम है हुनमो। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कई एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हुनमो कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं था। मास्टर फेंगजुन बताते हैं कि हुनमो 6 स्टार डोशेंग लेवल का कल्टिवेटर है। इतना खतरनाक कि जब पास्ट में लेजेंडरी शाओ शुआन को खत्म करने का मिशन चला था, तब हुन क्लान ने हुनमो को भी भेजा था। यानी ये वही मॉन्स्टर था जो सिर्फ बड़े टारगेट्स के लिए मैदान में उतरता है। ये सुनकर सबके चेहरे भारी हो जाते हैं। तभी मास्टर हुएन आगे आते हैं और गुस्से में कहते हैं, लेकिन एंशिएंट क्लैंस का एक पुराना रूल था ना, 4 स्टार डोशेंग से ऊपर के एक्सपर्ट्स ओपनली इंटरफियर नहीं कर सकते। फिर हुन क्लैन इसे तोड़ कैसे रहा है? और गू क्लैन और बाकी क्लैंस चुप क्यों बैठे हैं? उनकी बात जायज थी। तभी एल्डर लिन गहरी आवाज में जवाब देते हैं, क्योंकि सारे एंशिएंट क्लैंस खुद डर चुके हैं। लिंग क्लैन गायब हो गया, शी क्लैन मिट गया। अब हर क्लैन को लग रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है, इसलिए कोई भी बाहरी मामले में खुलकर कदम नहीं उठा रहा। मतलब सब अपने अपने गेट्स बंद करके बैठे थे। फिर एल्डर लिन आगे कहते हैं, हन क्लैन ने अभी सिर्फ एक 6 स्टार डोशेंग भेजा है। शायद वो टेस्ट कर रहे हैं कि बाकी क्लैंस रिएक्ट करते हैं या नहीं। अगर इस बार कोई नहीं बोला तो अगली बार वो और भी खतरनाक एक्सपर्ट्स भेजेंगे। ये बात सुनकर सब समझ गए, ये सिर्फ बैटल नहीं, फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर का टेस्ट था। तभी मास्टर फेंगजुन फिर बोलते हैं, अगर हमें ये वॉर जीतनी है तो हमें भी टॉप टियर हेल्प चाहिए। शायद पिल टावर के ओल्ड एंसेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो आए तो हुनमो को रोक सकते हैं। फिर उनकी नजर शाओ चेन पर जाती है, लेकिन हुनमो के अलावा वहां हुनमे शेंग भी होगा और उसे रोकना पड़ेगा। इस पर फेंगजुन सीधे सीनियर शाओ चेन से कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि शाओ चेन खुद 5 स्टार डोशेंग था और बैटलफील्ड पर सबसे भरोसेमंद फाइटर्स में से एक था। फिर मिस फेरी किंग बोलती हैं, एक और खतरा है, हो सकता है हॉल ऑफ सोल मेन बैटलफील्ड पर फाइट दिखाकर पीछे से हमारे हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दे। यानी एनिमी सिर्फ ताकतवर नहीं, चालाक भी था। इस पर मास्टर हुआन एक और उम्मीद रखते हैं, अगर जिया हमारी मदद के लिए आ जाए तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन सीनियर शाओ चेन सिर हिलाते हुए कहते हैं, जिया हमारी बड़ी हेल्प हो सकती है, लेकिन वो अब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस है, उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 3 ड्रैगन आइलैंड्स का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड छोड़कर नहीं आ पाएगी। मतलब ये रास्ता भी बंद था। अब हॉल में फिर साइलेंस छा गया। तभी अचानक सीनियर शाओ चेन भारी आवाज में कहते हैं, हुनमो को मैं संभाल लूंगा। हालांकि सामने वाला 6 स्टार डोशेंग था और शाओ चेन 5 स्टार, फिर भी उनके कॉन्फिडेंस ने सबको हिम्मत दी। फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन हुनमे शेंग के लिए तुम लोग किसी और को सोचो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हॉल ऑफ सोल का हॉल मास्टर इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद किसी एल्डर में उसे बराबरी से रोकने की ताकत नहीं थी। सब सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से हॉल के एंट्रेंस पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर को तुम लोग मुझ पर छोड़ सकते हो। पूरा हॉल एक झटके में पीछे मुड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ यान आखिरकार फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी मौजूदगी वहां महसूस हुई, पूरे पवेलियन में खुशी की लहर दौड़ गई। गेट पर तैनात वॉरियर्स सबसे पहले उसे देखते हैं और तुरंत एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं, वाइस अलायंस चीफ वापस आ गए। यंग मास्टर जाओ यान लौट आए। कई वॉरियर्स तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो इंसान सबको लॉस्ट लग रहा था, वो आज पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस सामने खड़ा है। हर तरफ चीयर्स गूंजने लगी। जाओ यान भी इतने लंबे समय बाद वापस अपने लोगों के बीच आकर विजिबली खुश था। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की राहत दिख रही थी, क्योंकि ये जगह सिर्फ अलायंस हेडक्वार्टर्स नहीं, उसका घर बन चुकी थी।
स्काई मैंशन अलायंस के सारे बड़े एल्डर्स भी तुरंत बाहर निकल आते हैं। सबसे आगे मास्टर याओ लाओ थे। जैसे ही उनकी नजर जाओ यान पर पड़ती है, उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उनके लिए ये सिर्फ डिसाइपल नहीं था, उनका सबसे बड़ा गर्व था। जाओ यान भी तुरंत नीचे उतरता है, आगे बढ़कर याओ लाओ को ग्रीट करता है, फिर बाकी एल्डर्स और दोस्तों से भी एक एक करके मिलता है। सभी के चेहरे पर राहत थी, क्योंकि जिस ट्रम्प कार्ड का इंतजार था वो लौट चुका था। मीटिंग हॉल सीन। अगले सीन में सब लोग फिर से हॉल के अंदर मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। तभी मास्टर हुएन जोर से हंसते हुए बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा था ये लड़का इतनी आसानी से नहीं मर सकता। फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे थे। मैंने कहा था ना, जाओ यान कोई आम नौजवान नहीं है। हॉल में हल्की हंसी गूंज जाती है। दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ जाओ यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ वापस नहीं आए, तुमने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया। उनकी आवाज में गर्व साफ था। जिस काम को दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी, तुमने वो कर दिखाया। जाओ यान बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। फिर एल्डर लिन आगे आते हैं और सच बोलते हुए कहते हैं, अगर सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सफल हो जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे जिंदा लौटने की दुआ कर रहा था। फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, लेकिन अब जब तुम लौट आए हो तो लगता है कि अगर हम दोनों साथ लड़ें तो हॉल मास्टर को आसानी से रोक सकते हैं। तभी बगल में बैठे सीनियर शाओ चेन अचानक बोलते हैं, नहीं, जाओ यान की करंट स्ट्रेंथ देखकर मुझे लगता है वो अकेला ही हुन मेइशेंग का मुकाबला कर सकता है। ये सुनते ही हॉल में बैठे एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अगर ये बात सच थी तो पूरी बैटल की इक्वेशन बदल चुकी थी। एल्डर लिन खुश होकर कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें अब इस वॉर को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ यान बस शांत रहकर सिर हिला देता है। उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था, अब वो पुराना जाओ यान नहीं रहा। तभी अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ यान से कहती है, एक जरूरी बात है, मिस काइलिन यानी क्वीन मेडुसा अभी तक वापस नहीं आई। जाओ यान तुरंत सीरियस हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बताती है, जब से मेडुसा 9 सेरीन येलो स्प्रिंग में गई है, वो अब तक बाहर नहीं निकली। हम लोग समय समय पर उसे चेक करने गए, लेकिन स्प्रिंग की गहराई इतनी ज्यादा है कि हम नीचे तक नहीं जा सके। हाँ, उसकी प्रेजेंस अब भी अंदर महसूस होती है। हमें लगता है कि उसे वहां कोई बड़ा ट्रेजर या अपॉर्चुनिटी मिला है और वो क्लोज डोर कल्टिवेशन में है। ये सुनकर जाओ यान गहरी सोच में चला जाता है। फिर धीरे से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काइलिन की कल्टिवेशन इतनी लंबी चलेगी। लगभग 3 साल हो चुके हैं। फिर उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। मुझे अलायंस का मामला जल्दी खत्म करना होगा। उसके बाद मैं खुद 9 सेरीन अंडरग्राउंड पाइथन क्लैन जाऊंगा। मतलब उसके दिल में मेडुसा की चिंता साफ थी। उसके बाद अगला सीन आता है जहां मास्टर याओ लाओ ने स्काई मैंशन अलायंस के सारे सोल्जर्स, एल्डर्स और मेंबर्स को एक बड़े मैदान में इकट्ठा कर लिया था। हजारों लोग सामने खड़े थे। सबकी नजर मंच पर खड़े याओ लाओ पर थी। वो गहरी आवाज में बोलना शुरू करते हैं, पिछले कई सालों से हॉल ऑफ सोल हमें दबाने की कोशिश करता आया है। हर बार हमने अपने खून पसीने से खुद को बचाया है। हर बार हमने फाइट बैक किया है। हमने जो दर्द सहा, जो खून बहाया, जो सैक्रिफाइसेस दिए, वो सब सिर्फ एक दिन के लिए था। फिर वो हाथ उठाकर कहते हैं, और वो दिन आखिर आ चुका है। पीक ऑफ फॉलन माउंटेन पर हम सिर उठाकर खड़े होंगे। हॉल ऑफ सोल की आंखों में देखकर कहेंगे, तुम्हें वॉर चाहिए तो हम तुम्हें वॉर देंगे। और अगले ही पल पूरा मैदान गूंज उठता है। स्काई मैंशन अलायंस अब डरने वाली नहीं थी। अब ये लड़ाई सर्वाइवल की नहीं, डोमिनेशन की होने वाली थी। मास्टर याओ लाओ की जोशीली स्पीच सुनकर स्काई मैंशन अलायंस के सारे सोल्जर्स जोश से भर उठे। पूरा मैदान नारों से गूंजने लगा। हर तरफ एक ही आवाज थी, स्काई मैंशन अलायंस की जय। अलायंस कभी नहीं झुकेगा। उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। तभी मास्टर याओ लाओ के बाद जाओ यान आगे बढ़ता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। सबकी नजर अब उसी पर थी। जाओ यान भारी आवाज में बोलना शुरू करता है, हॉल ऑफ सोल ने मेरी फैमिली को तबाह किया। उन्होंने मेरे पिता को किडनैप किया, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। उनके लिए मेरी नफरत अब सिर्फ दिल में नहीं, मेरे खून और मेरी रग रग में बस चुकी है। ये सुनकर मैदान में खड़े लोग गंभीर हो जाते हैं। फिर जाओ यान आगे कहता है, लेकिन आज बात सिर्फ मेरी या मेरी फैमिली की नहीं है। हॉल ऑफ सोल कभी सिर्फ एक क्लैन या एक फैमिली को खत्म करना नहीं चाहता था। उनका असली मकसद पूरे सेंट्रल प्लेन को अपने सामने झुकाना है। वो चाहते हैं कि हर इंसान, हर क्लैन, हर ताकत उनके सामने घुटने टेक दे। अब जाओ यान की आवाज और मजबूत हो जाती है। मैं आज यहां अपने बदले के लिए मदद मांगने नहीं आया। मैं आज यहां तुम सबके दोस्त बनकर खड़ा हूं, क्योंकि मेरा मकसद और तुम्हारा मकसद एक ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें और हॉल ऑफ सोल को हमेशा हमेशा के लिए सेंट्रल प्लेन से उखाड़ फेंकें। बस फिर क्या था, पूरा मैदान फट पड़ा। सारे सोल्जर्स एक साथ दहाड़ उठे। सेंट्रल प्लेन को बचाना है, हॉल ऑफ सोल को खत्म करना है। आज स्काई मैंशन अलायंस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक सेना बन चुकी थी। इसके बाद अलायंस ने सेंट्रल प्लेन में अपने सभी साथियों और मित्र क्लैंस को लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। मैसेज साफ था, फाइनल वॉर शुरू होने वाली है, हॉल ऑफ सोल के खिलाफ आखिरी लड़ाई। ये खबर सुनकर जाओ यान और अलायंस के कई पुराने दोस्त भी बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़े। सीन शिफ्ट होकर आता है फॉलन माउंटेन पीक पर, जहां बैटल होने वाली थी।
यहाँ सबसे पहले बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर मास्टर टैंग जेन अपने लोगों के साथ पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी बेटी टांग हुआ एयर भी आई थी। वो आसपास के पहाड़ों को देखते हुए कहती है, मैंने पढ़ा है कि ये जगह कभी मैजिकल बीस्ट क्लैन का घर हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ उनका नामो निशान तक नहीं बचा। तभी एल्डर लिन आगे आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, आज यहाँ स्काई मैंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल टकराएंगे और ये टकराव इतना भयानक होगा कि इसकी शॉक वेव्स दूर दूर तक महसूस होंगी। आज कई क्लैन्स मिटेंगे और सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह जाएंगे, ठीक मैजिकल बीस्ट क्लैन की तरह। ये सुनकर टैंग जेन भी गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हॉल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन के ओवरलॉर्ड्स हैं, वो सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। तभी अचानक भयानक ऑरा के साथ हॉल ऑफ सोल के लोग वहां आना शुरू कर देते हैं। सबसे आगे आता है हुन मेशेंग, उसके बाद सेकंड नंबर पर हुनया, थर्ड नंबर पर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी लीडर, और आखिर में धीरे धीरे आगे बढ़ता है हुनमो, 6 स्टार ड्यूशेंग लेवल का मॉन्स्टर। उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड को भारी कर देती है। इसके अलावा भी हॉल ऑफ सोल के कई डेंजरस कल्टिवेटर्स वहां मौजूद थे। हुन मेशेंग चारों तरफ देखता है, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस अब तक बैटलफील्ड पर नहीं पहुंचा था। वो मुस्कुराकर पूछता है, कहां है वो लोग? तभी हुनमो ठंडी आवाज में कहता है, शायद डर गए, इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर टैंग जेन और बाकी अलायंस भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्या सच में अलायंस पीछे हट गया? तभी अचानक आसमान में आग का एक विशाल टॉर्नेडो बनता है। पूरा बैटलफील्ड उसकी हीट से कांप उठता है और उस फ्लेमिंग टॉर्नेडो के बीच से धीरे धीरे बाहर आता है शाओयान, कूल एक्सप्रेशन, बर्निंग ऑरा और आंखों में कॉन्फिडेंस। वो सामने देखकर ऊंची आवाज में कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। स्काई मैंशन अलायंस कभी किसी से नहीं डरता। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि टैंग जेन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बाकी मॉन्स्टर्स भी पहुंच गए। इसके तुरंत बाद दूसरी दिशा से सीनियर शाओ चैन भी शानदार एंट्री के साथ पहुंचते हैं। फिर मास्टर याओ लाओ अपनी स्पेस मिरर डायमेंशन लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बैटलफील्ड पर उतरते हैं। उनके बाद एक एक करके स्काई मैंशन अलायंस के बाकी एक्सपर्ट्स भी आने लगते हैं। कुछ ही पलों में बैटलफील्ड की तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि जाओ यान के साथ अलायंस की तरफ से कुल 10 डोशेंग लेवल एक्सपर्ट्स पहुंच चुके थे। ये देखकर टैंग जेन और बाकी सपोर्टर्स को भी राहत मिलती है। अब एक तरफ था स्काई मैंशन अलायंस और दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल, दोनों आमी आमने सामने खड़ी थी, क्योंकि अगला पल सेंट्रल प्लेन की सबसे खतरनाक लड़ाई की शुरुआत करने वाला था, जिसके साथ एपिसोड 196 यहीं एंड होता है।